देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दोपहर के करीब 1 या 2 बजने को आए थे। करीब 2:30 बजे से हमारी ट्रेन प्लेटफार्म से निकलने वाली थी। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। इसी बीच मैं अपनी क्रश से बात करता हुआ उस स्टेशन पर घूमने लगा। काफ़ी देर तक मैं यूं ही फ़ोन पर लगा रहा और जब तक ट्रेन पहुंची तब तक मेरे कानों में कांपती हुई पटरों की आवाज़ आई। मैं जल्दी से भागते हुए बोगी में पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि मैं किस बोगी में पहुंचा था, लेकिन जब मैं बोगी के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ कुछ किताबें रखी हुई थी। मैं एक किताब के पन्नों को पलटता हुआ उसे पढ़ने लगा। शायद उसमें ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई थी और ये इसी ट्रेन की जानकारी थी। फिर मेरी नज़र लाल स्याही से लिखी एक छोटे से पन्ने पर पड़ी, जिसके अंतर्गत स्टेशन के बारे में कुछ अजीब चीज़ों का वर्णन किया गया था। जैसे कि दामाखेड़ा नामक रेलवे स्टेशन पर जाते ही ट्रेन में मौजूद सारे यात्री गायब हो जाएंगे। मैं इन सब बातों को बस एक मजाक के तौर पर लेने लगा और इसी बीच टिकट की गिनती करता हुआ टीटी ट्रेन की उस बोगी में आ पहुंचा। वह मुझे अजीब नज़रों से घूरता हुआ बोला, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? और इतना बोलकर वो मुझ पर चिल्लाने लगा। भाई साहब के शब्द अचानक ही गुस्से में तब्दील होते देख मैं भी हैरान रह गया। सबसे पहले उस ट्रेन का टीटी मेरे ऊपर चिल्लाते हुए बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मेरी बोगी है और इस सीट पर मैं रहता हूँ, और अगर तुमने दोबारा इस बोगी के अंदर बैठने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ का एक अच्छा खासा जुर्माना जड़ दूंगा। इतना सुनकर मैं उस टीटी से माफ़ी मांगते हुए उस बोगी से नीचे उतरने लगा, क्योंकि ट्रेन एक प्लेटफार्म पर रुकी हुई थी। उसने मुझे S16 बोगी में जाने को कहा, जो सबसे लास्ट में से एक बोगी दिखाई दे रही थी। शायद वो बोगी खाली थी, उसके अंदर या बाहर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप उस बोगी में जाकर बैठ गया ताकि इस समय मेरे साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। और फिर मैं उस बोगी की एक सीट पर विराजमान हो गया। धीरे धीरे ट्रेन के करीब से गुजरने वाले पेड़ पौधे और भी ज़्यादा रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं लगातार ट्रेन के अंदर दाखिल हो रही थी, क्योंकि अब ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। इस बार मैं जिस बोगी के अंदर बैठा हुआ था वो बोगी एकदम खामोश थी। मेरे अलावा बस कुछ चंद लोग ही उसके अंदर मौजूद थे। और इसी बीच ट्रेन एक छोटे से प्लेटफार्म पर रुकी तो एक लड़की ट्रेन के अंदर दाखिल हुई। इस बार मैं अपना फ़ोन चला रहा था और उसमें किसी चुटकुले को देखकर मैं हंसने लगा कि तभी उस लड़की ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, इस बोगी के अंदर हंसना मना है। और मैं उस लड़की की बात सुनकर और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उसके बाद मैं भी उस लड़की को इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन में लग गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद धीरे धीरे ट्रेन की बोगी खाली होने लगी। स्टेशन तक सफ़र करने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। एक बार के लिए जब मैं अपनी बोगी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था और अब धीरे धीरे सूरज भी ढलने वाला था और रात का समय भी निकट था। आसमान में काले बादल मंडराने का मतलब था कि अब मौसम भी खराब होने वाला है। चारों तरफ जोरदार कोहरा और बादलों में मौजूद बिजली की गड़गड़ाहट ने आज हमारी होने वाले एग्ज़ाम को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया था। अब किसी भी हालत में मुझे जल्द से जल्द एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचना था, वरना भीगना भी एक आम बात थी। स्टेशन पर इस तरह सन्नाटा देख मैं तुरंत ही वापस बोगी के अंदर चढ़ गया। इस बार उस बोगी के अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खामोशी ही दिख रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे उस लड़की की याद आई जिसने मुझे हंसने से सख्त मना किया था। मैं उसी लड़की को चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि मेरे लाख ढूंढने के बाद भी मुझे उस लड़की का कोई ठिकाना नहीं पता चल पाया। थक हार कर मैं सीट पर बैठ गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा तो छाया हुआ था, लेकिन इसी बीच मुझे एक चमकती हुई किताब वहाँ पर दिखने लगी। और उस किताब को देखते ही मैं तुरंत ही उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो लड़की ऊपर वाली बर्थ पर लेटी हुई थी। और उस लड़की को देखते ही मेरे मन में लड्डू फूटा। तभी मैं एक धीमी आवाज़ में बोला, सुनिए, आप कहाँ तक सफ़र तय करने वाली हैं? मगर उस लड़की ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मैंने उसके सामने कोई सवाल नहीं दोहराया तो उसने भी मुंह फेर लिया। और फिर मैं वापस आकर बोगी के मेन गेट पर आकर बैठ गया, क्योंकि मुझे खुली हवा का बड़ा ही आनंद मिलता था। रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे
आज सच्ची में डरावने लग रहे थे। और फिर मुझे ट्रेन के अंदर से एक आवाज़ आई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लड़की मदद की गुहार लगा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था, शायद वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। तो लिहाजा मैं उसके पास गया और फिर जब मैंने उस बर्तन को खोलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उस बर्तन के अंदर कोई चीज़ आपस में टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसमें पत्थर डाल दिए हों। इसी बीच अचानक से फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी, जिस वजह से मैं उस लड़की की मदद नहीं कर पाया और अपनी क्रश से बात करने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब एक बार फिर मैं अपनी तरफ से लड़ाई कर सकूं। खैर अब मैं बोगी के फाटक में खड़ा होकर बात करने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे बैक फुट पर धकेल दिया। इस बार मैं मुस्कुराता हुआ जब उस बोगी के मेन गेट पर खड़ा था तो अचानक से मुझे किसी ने धक्का मार दिया और इस बार मैं बाल बाल गिरने से बचा ही था। लेकिन तब तक मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर ट्रेन से नीचे गिर पड़ा और मैं जल्दी से भागता हुआ चैन खींचने लगा, मगर चैन खींचने के बाद भी ट्रेन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तभी मैं गुस्से में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके बाद ट्रेन एक ज़ोरदार झटका खाकर रुक गई। ऐसा लगा मानो ट्रेन को लोको पायलट ने अचानक ही जाम कर दिया है। मैं अपना मुंह इधर उधर फेरता हुआ बोगी से नीचे उतरा और अपने हाथ में अपनी टॉर्च लेकर जब मैं ट्रेन की पटरी के पास पहुंचा तो दूर दूर तक मुझे अपना फ़ोन कहीं नहीं मिला। फिर इसी बीच मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जहां पर लाल लाल अक्षरों में दामाखेड़ा रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था और ये देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सुना था वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है और उन 2 मिनट में जो उस ट्रेन से उतर जाता है वो कभी भी उस ट्रेन के अंदर वापस नहीं चढ़ पाता। मुझे नहीं पता ये कैसी माया थी, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फिर आज मैं इसी स्टेशन पर रह जाऊंगा। और यही सोचकर मैं अपने फ़ोन की तलाश करने लगा। फिर मुझे कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आई, शायद ये मेरा ही फ़ोन था। और उसके बाद जब मैंने एक नज़र बोगी की तरफ मारी तो वो लड़की भी उस स्टेशन पर उतरती हुई नज़र आई, जिसे देखकर मुझे राहत मिली। कम से कम मैं इस स्टेशन पर अकेला तो नहीं था। फिर जब मैं उस चमकती हुई चीज़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये मेरा फ़ोन ही था जिसकी रिंग बज रही थी। और सही मौके पर मैंने फ़ोन भी उठाया और उस ट्रेन की तरफ भागने लगा। उसके बाद जब मैं ट्रेन के पास पहुंचा तो ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया, यानी कि अब ट्रेन मेरे हाथ ही नहीं आने वाली। धीरे धीरे ट्रेन अच्छी खासी स्पीड से भागने लगी और जब तक मैं ट्रेन के पास पहुंच पाता कि ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। काफ़ी देर तक मैं भागता रहा, लेकिन ट्रेन की स्पीड के सामने भला मैं कहाँ तक टिक पाता। अब मैं हताश होकर उसी ट्रेन पर बैठ गया और इसी बीच उस लड़की की तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि अब वो लड़की स्टेशन के एक लंबे से खंभे के ऊपर बैठी हुई थी और ऊपर बैठकर अपने मुंह में कुछ चबा रही थी। उसको आवाज़ देने से पहले ही वो खंभे से नीचे कूद गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अभी भी उसका पूरा शरीर एकदम सही सलामत था और उसने लैंड भी बहुत अच्छे से किया था। और नीचे कूदने के बाद भी वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद ये मेरी मौत की पहली मुलाकात थी। अब अपनी ज़िंदगी बचाने का मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास तो हो ही चुका था कि ये औरत हकीकत में कोई नॉर्मल महिला नहीं है, बल्कि भूत प्रेत जैसी कोई भयानक शक्ति है। फिर इसके बाद मैं स्टेशन की तरफ दिखाई देने वाले एक कमरे की तरफ भागने लगा। वहाँ मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कमरे के पास वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। मैं तेज तेज कदमों के साथ अभी आगे भाग ही रहा था कि अचानक मेरे कान में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ साथ भाग रहा है। और धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी कि अब तक मेरे कान फटने को आए थे। ज़ोर ज़ोर से आने वाली इन आवाज़ों से अब मेरा सर दर्द करने लगा। किसी तरह मैं उस स्टेशन मास्टर के रूम तक पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाते ही वो दरवाज़ा अंदर की तरफ अपने आप ही खुल गया, यानी कि वहाँ अंदर कोई नहीं था। पर एक तरफ मुझे सुकून भी मिल रहा था तो दूसरी तरफ ये भी था कि यहाँ कोई क्यों नहीं है। इतना बड़ा स्टेशन है, आखिर कोई तो मौजूद होना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस स्टेशन मास्टर के रूम में मुझे एक टेबल नज़र आई। इस बार मैं उस टेबल पर जाकर बैठ गया ताकि अब मुझे यहाँ पर
कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं मैं खुद सोच सकता था, क्योंकि जितना खतरा मुझे इस कमरे के अंदर था उससे कहीं कम तो इस कमरे से बाहर था। शायद गलती से मैंने इस कमरे में कदम रख दिए थे। कुछ करने से पहले ही मुझे मेरे पैरों में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे आसपास भटक रहा है, जिसकी सिर्फ मैं कदमों की आहट सुन पा रहा हूँ। उस कमरे के अंदर एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी, और फिर जब उस खिड़की से मैं झांकता हुआ कमरे से बाहर देखने लगा तो इस बार मैंने देखा कि लंबे बालों वाली एक औरत, जिसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी और साथ ही लग रहा था मानो उसके पांव किसी पत्थर से बने हो, जो जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहे थे। कुछ देर तक तो मैं उसे ही घूरता रहा, लेकिन उसके बाद जब उन कदमों से आवाज आना बंद हुआ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ पलटने लगा, और जब मैं पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वास्तव में बाहर दिखाई देने वाली औरत मेरे पीछे खड़ी थी, और उसके हाथ में एक खंजर था जो खून से सना हुआ था। शायद अब वो औरत उस खंजर को मेरे पेट में घोंपने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे ऊपर अटैक कर पाती कि उस कमरे का दरवाजा एकदम से खुल गया और एक अजीब सा जानवर उस कमरे के अंदर घुस गया, या फिर यूं कहें कि एक और प्रेत का उस कमरे में आगमन हुआ। अब असलियत में वो कोई जानवर ही था या फिर कोई भूत, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके हाथ और पैरों के नाखून बता रहे थे कि उसने सालों से उन्हें काटा नहीं है, और उसका वो पतला सा शरीर जो किसी लकड़ी की भांति नजर आ रहा था, उससे ये मालूम पड़ रहा था कि सालों से उसने खाना भी नहीं खाया। एक अजीब सी बदबू के साथ वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो मेरे पर अटैक करता कि पीछे से उसकी पीठ पर वार हुआ और वो दहाड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ने लगा। इसी बीच में उस कमरे से निकलकर वहां से दुम दबाकर भागने लगा, लेकिन फिर अचानक से मेरे पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। वो राक्षस जो किसी जानवर की तरह लग रहा था अचानक मेरे सामने आ टपका। बार बार वो मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, और इस बार जब उसने अपना जबड़ा खोला तो मेरे खून में रुकावट होने लगी। दरअसल उसके दोनों दांत लंबे लंबे और तीखे नजर आ रहे थे, जो किसी भी वक्त मेरे शरीर में घुस सकते थे। कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है, और ऐसा ही हुआ। जब मुझे लगा कि अब मेरी जान बच सकती है तो मुझे एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैं प्लेटफार्म पर भागता हुआ पहुंचा, और उस औरत ने मुझे इशारा करते हुए उस ट्रेन में बैठने को कहा। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी और आखिर मेरी सहायता क्यों कर रही थी, लेकिन वो अंतिम बार था जब मैंने उस औरत का वो मासूम चेहरा देखा था। दामाखेड़ा नामक उस स्टेशन को लास्ट बार देखकर मैं ट्रेन के एक दरवाजे से लटक गया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उस ट्रेन का एक ही दरवाज़ा था, क्योंकि स्पीड से गुजरने वाली वो एक मालगाड़ी थी जो इस स्टेशन पर आकर एक हॉर्न देती है, वरना उसके साथ भी अनहोनी घट जाती है। दोस्तों, उस दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस मालगाड़ी का आगमन सही समय पर हो गया, वरना मैंने सुना था कि रात में वहां से कोई भी ट्रेन या मालगाड़ी नहीं गुजरती। दोस्तों, जब मैंने दामाखेड़ा नामक उस रेलवे स्टेशन के बारे में बात की तो लोगों ने बताया कि ऐसा तो कोई स्टेशन है ही नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो औरत कौन थी जिसने मुझे अपने प्राणों की दीक्षा दी थी, और उस औरत की सच्चाई आज भी मेरे आंखों के सामने झलकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।